खास कार्यक्रम कुछ गुमनाम कुछ चर्चित सितारे सिर्फ मंच न्यूज पर। नमस्कार साथियों, मंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं टीटू चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम कुछ गुमनाम कुछ चर्चित सितारे में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो अधिवक्ता भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं और समाज सेवा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है मिस्टर रजनीश कुमार जैन जी। तो रजनीश जी, आप थोड़ा सा पहले हमें अपने पिताजी के बारे में बताएं। उनका बहुत नाम हम सुने हैं, तो कैसे थे वो और क्या विचार थे उनके और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इन तीनों क्षेत्रों में आपको काम करना है? मेरे पिताजी बाबू कुंवर बहादुर जैन सागाबाद के समतपुर गांव में रहने वाले थे। 1942 में LLB करने के बाद उन्होंने मथुरा में अधिवक्ता के रूप में कार्य करना शुरू किया। उसी समय श्री ऋषभ ब्रह्मचर्य आश्रम नाम की एक संस्था जो 1911 में स्थापित हुई थी, खाली शिक्षा देने के पर्पज से उन्होंने मथुरा में अपना एक कॉलेज बनवाना शुरू किया। तो मेरे फादर जो थे वो जॉइंट सेक्रेटरी उसमें काम करने लगे और इस कॉलेज की इंटर कॉलेज की उन्होंने एक ईंट लगवाई जी। उसके साथ वो जैन समाज के भी जॉइंट सेक्रेटरी हुए। तो पहली ईंट पिताजी के द्वारा रखी गई थी? नहीं रखी तो एक्चुअल में जो उस समय बहुत बड़े आदमी थे, ये जो बहुत एजेड लोग थे, रखी ईंटें उन्होंने ही थी। मतलब ईंटें लगवाते फादर ही रहे, मुहूर्त वो लोग करके चले गए क्योंकि वो लोग तो बाहर के लोग थे जी। फादर चूंकि मथुरा में ही रहते थे तो उन्होंने ही ये सारे कार्य किए। मतलब सारी बिल्डिंग वगैरह ये सारी जो बनवाई वो फादर ने ही बनवाई। और उसके साथ चूंकि जैन समाज से वो जुड़े हुए थे और नॉट ओनली मथुरा जैन समाज से, वो इंडिया के जैन समाज से जुड़े हुए थे क्योंकि उस समय कोई आज जैसे टेलीफोन और मतलब बाकी सारी चीज़ें तो थी नहीं, बस पोस्ट कार्डों से ही सबसे संपर्क हुआ करता था। तो सबसे संपर्क जुड़े रखते थे। तो उनके साथ रहकर हमने तीन चीज़ सीखी। एक तो अधिवक्ता में हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हमें अधिवक्ता बनना चाहिए, फादर के पीछे पीछे चलते हुए। प्लस कॉलेज चूँकि हम फादर की उंगली पकड़ते जाते ही रहे तो मैं कॉलेज में भी बहुत इंटरेस्ट रहा और जैन समाज में भी बहुत इंटरेस्ट रहा। तो हमने तो अपनी कोई रास्ता बनाई नहीं है, हमने तो जो तीनों रास्ताएं पकड़ी वो अपने फादर की ही बनाई हुई पकड़ी और उन्हीं पे हम चलते आ रहे हैं। इनमें काफ़ी कठिनाइयाँ भी आई होंगी? इनमें काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। देखिए ये चीज़ समाज सेवा का क्षेत्र हो, सेवा वाले क्षेत्रों में अक्सर का क्षेत्र हो, परेशानियाँ आती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो समाज सेवा के नाम पर बहुत सारे लोग हैं तो केवल फोटो खिंचवाने के शौक में रहते हैं, मीडिया को बुलाने के शौक में रहते हैं और वो चाहते हैं कि बस उनका फोटो अखबार में आ जाए, किसी तरह से वो टेलीविज़न सेट पर आ जाए और वो स्क्रीन पर आना चाहते हैं। 2 किलो या 5 किलो किसी को दाम दे दिया और उसके बाद में फोटो खिंचवा रहे हैं। क्या कहना उन लोगों के बारे में? अब उन लोगों के बारे में मैं कुछ कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन आजकल देखिए जिसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है उसकी प्रवृत्ति ये हो ही जाती है कि अब उसका नाम हो, और नाम के लिए मीडिया से बेटर जगह तो कोई हो नहीं सकती कि अखबार में उसका नाम छप जाए, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाए उसके नाम से, पत्रकार वार्ता कर दे वो। तो इसी तरीके से सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया कि विद्यालय, हम जैसे वित्त पोषित विद्यालय चला रहे हैं, बहुत सारे वित्त विहीन विद्यालय हो गए। मथुरा में कम से कम नहीं तो 150 कॉलेज जो है वित्तहीन है। अब उन लोगों के पास पैसा तो बहुत आ गया है और जब पैसा आ जाता है तो वो अपना चेहरा भी चमकाते हैं एज शिक्षाविद और सारे डिपार्टमेंटों से उनकी सेटिंग रहती है। चपरासी से लेके ऑफिसर तक को नमस्कार करते हैं, तो काम है नहीं, कोई टाइम ही टाइम है, तो सुबह से जाकर बैठते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं, तो उनका नाम भी थोड़ा चलने लगता है और मीडिया को छोड़ के अपने साथ उस पर भी अपना नाम चलता। आप जब समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते होंगे या अधिवक्ता के क्षेत्र में, तो कभी कभी आप अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाते होंगे, परिवार को समय नहीं दे पाते होंगे, क्योंकि काम ऐसा है, ये पेशा ऐसा है कि अगर आप किसी क्लाइंट के साथ हैं तो आप अपनी वाइफ से बात नहीं कर सकते। बहुत सारी परेशानी आती होंगी इस तरह की? नेचुरली, मतलब ये तो समाज सेवा का कोई भी क्षेत्र हो, और फिर हमारा तो पेशा भी ऐसा है अधिवक्ता का, पेशेगत भी और समाज सेवा के क्षेत्र में भी समय तो परिवार के लिए होता ही नहीं है। तो निश्चित रूप से पारिवारिक
जो परेशानियां हैं वो तो आती ही हैं और उनको फेस भी करना पड़ता है। तो किस तरह से डील करते हैं सबको, कैसे मैनेज करते हैं? मतलब वो तो ऐसा है कि मैन टू मैन डिफरेंट है मैटर, कि वो किस तरीके से किसको मतलब संतुष्ट कर सकता है। देखिए, आपके पिताजी काफी कुछ छोड़ के गए आपके पास में, काफी ऐश्वर्य से आप अपना जीवन जी सकते थे, आप चाहते तो अपनी फैमिली के साथ ही रह सकते थे और अपने बच्चों के साथ ही अच्छी तरह से रह सकते थे, लेकिन आप समाज में जा जाकर लोगों की मदद में जुड़े हुए हैं। तो क्यों आप इस तरह से खुश क्यों नहीं रह सकते थे? मैं ये जानना चाहता हूँ। आप आराम से भी तो रह सकते थे। देखिए टिटू बाबू, एक बात समझ लीजिए आप कि जब आदमी जिन चीजों में जुड़ जाता है और उसका इंटरेस्ट उनमें डेवलप हो जाता है तो उसको आनंद ही उन चीजों में आता है। उसे घर में बैठ के आराम मिलेगा ही नहीं। अब आप बैठे हो, हम बैठे हैं, लॉकडाउन में बैठे हो, लेकिन लॉकडाउन में बैठने के बावजूद भी हम और आपको संतुष्टि है नहीं है जब तक कि चार आदमी हमसे मिले नहीं, बातचीत नहीं करें, हम कोई अपना कार्य ना करें, जब तक हमको और आपको संतुष्टि मिलेगी नहीं। पैसे से संतुष्टि मिल जाए हर आदमी को, ये संभव नहीं। आपके द्वारा एक संगठन चलाया जा रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिवक्ता जी। तो ऐसा हमने पहली बार ही सुना है, अभी हमारी जानकारी में ये बात आई थी। तो अधिवक्ता और भ्रष्टाचार ये दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि बिल्कुल अलग सी बात लगती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अधिवक्ता और भ्रष्टाचार के खिलाफ, मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिवक्ता, हाँ, ये शब्द ही ऐसा होता है कि अब तो अगर आपने तो उसको बहुत अच्छे शब्दों में कह दिया, मैं तो इसको दूसरे शब्दों में कह देता हूँ कि वो एक दूसरे के पूरक लगते हैं। बिल्कुल, जो सही बात है। लेकिन ऐसा है कि वो हर जगह हर आदमी हर काम कर रहा हो, ये संभव नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर अधिवक्ता आता है और वो हर क्षेत्र में समाज के लिए जहां पर भी भ्रष्टाचार दिखता है तो वो अपनी क्वालिफिकेशन का फायदा उठाकर उसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप तो कर ही सकता है। अच्छा, इसमें चूंकि बहुत सारे अधिकारी जो हैं उनको कोऑपरेट नहीं करते, तो बहुत सारे लोग कोऑपरेट करते हैं। तो इसमें कितनी सफलता मिल जाती है? इसमें देखिए 20 से 25% सफलता तो मिल ही जाती है, 75% तो नहीं मिलती, क्योंकि हर आदमी हमको जो मिलता है वो एक सा नहीं मिलता। नहीं, अब तो करप्शन का समय चल रहा है। देखिए साहब, करप्शन तो इस समय बढ़ता ही जा रहा है। चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ करप्शन खत्म हो रहा है, और जहाँ पे जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने की कोशिश भी की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन उस करप्शन में हम तो ये कह रहे हैं, एक नदी में अगर आपने 4 पत्थर फेंके और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ और नदी का पानी मांग लीजिए आप भ्रष्टाचार, तो हम ये तो मानेंगे कि 4 पत्थर हमने फेंके और उन 4 में से 1 पत्थर का असर तो होगा ही होगा। मेरा मतलब ये कि 100% में अगर हम 25% के 4 पत्थर फेंके तो 1 पत्थर का असर हो गया, तो 25% तो हमने सफलता पाई, जिससे कि हमने किसी गरीब को, किसी भले आदमी को न्याय दिलाया। तो हम सोचते हैं इतना ही काफी है। तो 25% लोगों को न्याय मिल पाता है। हाँ, 25% लोगों को न्याय मिलता है तो, और हमारे इसी संगठन के थ्रू मिल जाता है। आप जिले के तहसीलों में पेयजल की समस्या को दूर करने के प्रतिबद्ध हैं। जी हाँ, हमने इसके लिए शुरुआत की इसी साल मथुरा तहसील में जी, वहाँ हमने वाटर कूलर लगवाया जी, और टंकी और समरसीबल के लिए हमारे उपजिलाधिकारी ने हमको वचन दिया कि हम ये करवा देंगे, तो वो हो जाएगा। महावन तहसील में सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, लेकिन व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थाएं हैं लेकिन व्यवस्थित नहीं है। उसके लिए भी हम क्रांति शेखर सिंह जी जो हमारे उपजिलाधिकारी जिनकी मसला भी बता रहा था, उन्हीं का सहयोग लेके उसको भी करवाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से गोवर्धन में भी वहाँ के उपजिलाधिकारी भी और अपनी बाकी के और उपजिलाधिकारी भी, सब लोग मिलकर हम लोग पेयजल समस्या को
उससे निजात दिलवाई पब्लिक को। आज के समय में चाहे वो अधिवक्ता का क्षेत्र हो, चाहे वो वकालत का या पत्रकारिता का या फिर कोई दूसरा कोई भी क्षेत्र हो, सभी लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सब लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, जो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जब हाथी निकलता है तो चार कुत्ते भौंका करते हैं। आपकी नीयत सही होनी चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए, फिर कोई आपकी टांग खींचता है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। साथियों, मैं आप सबसे विदा लेता हूं। हमारे इस अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।